नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सभी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी रखते हैं। तो आइए दोस्त, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो बताइए कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। सवाल देखने में बहुत भारी लग रहा है, भारी है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? बेलन का आयतन होता है πr²h। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या 2 गो दिया है तो एगो को हम लोग मान लेंगे छोटका आर, एगो को मान लेंगे हम लोग बड़का आर। ऊंचाई दिया है तो एगो को मान लेंगे छोटका एच, एगो को मान लेंगे हम लोग बड़का एच। बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr²h। तो एगो के छोटका आर, एगो के छोटका एच, तो एगो का मान लेंगे बड़का आर और बड़का एच। ये हुआ हम लोग का आयतन का अनुपात और जो मान दिया उसका पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले पाई से पाई कट गया। छोटका आर का मान दोस्त दिया है 2 का स्क्वायर, छोटका एच का मान दोस्त दिया है 5, बड़का आर का मान दोस्त दिया है 3 का स्क्वायर और बड़का आर का मान दोस्त यहाँ पर दिया है 3। तो 2 के स्क्वायर 4, 4 5 हो जाएगा आपका दोस्त 20, 3 के स्क्वायर 9 और 9 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 27 और 20:27 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ना कि ऑप्शन नंबर सी टिक मार के मत आई जाइएगा। ऑप्शन नंबर क्या टिक मारना है आपको? ऑप्शन नंबर ए मारना है 20:27। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तो एगो के छोटका आर, एगो के बड़का आर, एगो के छोटका एच, एगो के बड़का एच और बेलन का आयतन 2 बार लिखना है, एक बार दोनों छोटका वाला, एक बार दोनों बड़का वाला और मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ये तो फार्मूला वाला सवाल है। सवाल में क्या पूछा है कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है, जब त्रिज्या r और ऊंचाई h दिया है तो बेलन का आयतन होता है πr²h और ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको यस सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और सवाल आपको स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से देखिए और पढ़िए, आंसर बताइए कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? बस सवाल में कुछ दम नहीं है, सवाल बन जाएगा आपसे, लेकिन आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप ही लोग बताइए कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 176। इतना तो सवाल में दिया है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 होता है, होता नहीं है भाई साहब, दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। यह किसके बराबर हो जाएगा? 176 के बराबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7, आर हम लोग का दोस्त दिया है 7 और एल हम लोग का नहीं दिया है, यहीं ज्ञात करना है और बराबर में 176 और ये 7 से 7 कट गया, 22 गुणा में है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? भागा में, और 22 से कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो एल का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर और ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको यस है ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई क्या होगी? देखिए, जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है, ये आपके फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन का सवाल होता है और मेंसुरेशन का सवाल ऐसा सवाल है कि यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो कितना भी नाक रगड़ते रह जाइएगा, आपसे बनने वाला सवाल नहीं है। तो सवाल में क्या दिया है कि घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है। तो घन के विकर्ण की लंबाई, घन के
विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? घन के विकर्ण की लंबाई दोस्त दिया है 6√3 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3 गुणे भुजा बराबर 6√3। ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? भागा में तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6√3 बटा में √3, √3 से √3 कट गया तो भुजा का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई पूछा है, और भुजा की लंबाई हम लोग का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको यस सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। घन के भुजा की लंबाई, घन के भुजा की लंबाई को ही कोर की लंबाई के नाम से जानते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है और आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर सवाल दिया गया है कि साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन को उल्टा करते हैं। किसको उल्टा करते हैं मेरे भाई? साइन को। तो साइन थीटा के पूरा कोण क्या होता है? तो साइन थीटा के पूरा कोण होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन के थीटा के पूरा कोण क्या होता है? कॉस। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना दिया है दोस्त? 33 दिया है। और कॉस 57 डिग्री जैसे के तैसे। यहाँ पर साइन को हम लोग तोड़े हैं तो यहाँ पर किसको तोड़ देते हैं? यहाँ पर तोड़ देते हैं हम लोग कॉस को। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का पूरा कोण क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 90 में से 37 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 57। और यहाँ पर पहले से कॉस 57 डिग्री दिया है, साइन 57 जैसा का तैसा हो जाएगा। और 90 में से 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 57 डिग्री हो जाएगा। कॉस में कॉस से गुणा होता हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। साइन में साइन से गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 57 डिग्री। और आप लोग फार्मूला जानते होंगे, एक फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? ये होता है दोस्त आपका 1। तो यहाँ पर दिया है पूरा थीटा मान लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। और ऑप्शन नंबर कहीं दिया है तो आपको यह सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, 10वीं क्लास की यदि आपको परीक्षा पास करना है तो फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। बिना फार्मूला याद रखे आप सोचिएगा कि हम पास कर लेंगे 10वीं क्लास की परीक्षा, तो ये आप लोग चीटिंग करके पास करिएगा, अन्यथा आप लोग पास करने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा कम से कम अगर आपको 80-90 नंबर लाना है तो भी आपको पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे मेरा 30-40 नंबर आ जाए, 50 नंबर आ जाए, तो 1 से लेकर 5 तक के टोटल चैप्टर को पढ़ लीजिए और साथ में 8 पार्ट पढ़ लीजिए, और यहाँ से आपको 60-70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में चैप्टर नंबर 8 को पढ़ लीजिए, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि किसी अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यह सवाल में भी दिया गया है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई? 2πr² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 308 दिया है। 2 लिख देंगे, पाई का मान दिया है 22/7 और आर स्क्वायर का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा? आपका गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भाग में हो जाएगा। और 2 से कट जाएगा 154 बार में, 22 से कट जाएगा 7 बार में, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? रूट में। 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है प्रश्न संख्या 7 दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि कभी भी त्रिज्या देकर आयतन आपसे पूछे तो उसका हमेशा आपको क्या करना है? क्यूब करना है। हम आपको अभी तुरंत बताएं। यहाँ पर सवाल दिया है कि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि पहले होगा 1, इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2।
तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, हम लोग को क्यूब करना है। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8 और 1:8 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो कितना गुना हो गया, तो हम बोलेंगे कि पहले 1 था अब 8 गुना हो गया, तो इसका बोल देंगे 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है। सवाल देखने में आपको लग रहा है कि ओ भाई साहब कितना भारी सवाल है, लेकिन सवाल भारी नहीं है, बस आपको एक बार सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सवाल में क्या दिया है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। सवाल के अनुसार अब हम लोग बनाते हैं। ये प्लस में आया है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, माइनस में हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सवाल में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर भी रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर जैसे के तैसे यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर दोस्त दिया है साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग साइन थीटा। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको अभी तुरंत मालूम चल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। समझ में आया। सवाल बहुत आसान था, लेकिन ये सवाल को लपेट रहा था कि आप कैसे बनाइएगा। तो ऐसा अगर सवाल आ रहा है तो यदि बनता है तो बनाइए, अन्यथा सही में आपको 50 को मारना है तो हल्का हल्का पकड़िए और ऐसे सवाल को छोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत मस्त है, ज़बरदस्त है। देखिए प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है, यदि ओ मूल बिंदु हो, ठीक है, यदि मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक कितना हो, तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें OP ज्ञात करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। लेकिन जब भी मूल बिंदु दिया रहेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी मूल बिंदु दिया रहेगा और वहाँ से दूरी सूत्र पूछेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार x का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार y का स्क्वायर। अब आप बोलिए कि ये x स्क्वायर y स्क्वायर क्या है, तो सवाल में कहीं आपको 3,4 दिया गया है, तो वहीं आपका एगो x है और यही एगो का है आपका y है, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। और जब भी 0 0 दिया रहेगा तो जो बाकी बचा है उसी का आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है और इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है, तो 25 होता है 5 का, और 5 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में है, तो आपको यस सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बनाते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर तो मूल बिंदु दिया नहीं है और यहाँ पर केवल दिया है 7,12 और यहाँ से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कोई संख्या है 5,6, तो इस संख्या जो 5 है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यह कौन सा निर्देशांक में है, x निर्देशांक में है। किस निर्देशांक में है मेरे भाई, x निर्देशांक में। इसी को दूसरा तरीका से बोलेंगे ये तो भुज है, क्या है ये, भुज है। और तीसरा निर्देश क्या बोलेंगे कि y अक्ष से ये दूरी है, y अक्ष पर कोई क्या है, बिंदु है, y अक्ष से दूरी है। संख्या एक ही था, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, अलग अलग। 5 को क्या क्या हम लोगों ने बोला, x निर्देशांक, भुज, y अक्ष से दूरी। इसी प्रकार 6 को हम क्या क्या बोल सकते हैं, 6 को हम पहले बोल देंगे y निर्देशांक, y अक्ष पर है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, y निर्देशांक है, y अक्ष है।
दूसरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, कोटि बोलेंगे। और तीसरा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स अक्ष से दूरी। यानी कि मिला जुला के आपसे कुछ नहीं याद करना है, आपको याद करना है पॉइंट नंबर 3। इस सवाल के लिए आपको पॉइंट नंबर 3 की जानकारी होना चाहिए कि सवाल में बोला है कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो वाई अक्ष की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो सवाल में दिया है 7,12, इसमें भुज कौन हो जाएगा, 7 की 12। तो आपका जो पहला वाला है यही वाई अक्ष से दूरी है, इसी को भुज कहते हैं और 7 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। यानी कि मिला जुला कर आपको इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। सवाल बहुत आसान है, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो जो सवाल दिया है इसका हम डायरेक्ट हर का परिमेयकरण करते हैं, सवाल हम उतारते नहीं हैं। और आपको मैं मान कर चलूँगा यदि आप लोग 10th की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर का परिमेयकरण आता है, क्योंकि मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ। अभी भी ऐसे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जिनको हर का परिमेयकरण नहीं आता है। तो सबसे पहले जो नीचे प्लस है उसी को एक बार माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस दोनों है तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक हमें नीचे वाले कहीं एक फार्मूला फिक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इस बात को फार्मूला याद रखिए, नीचे हमेशा कहीं फार्मूला लगता है, चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर है, रूट में है तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर है इसका मान कितना हो जाएगा, केवल एक्स हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल का नियम है कि 2 को पेगो पे निकलता है, तो 2 को पेगो निकल गया। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग बताइए त्रिकोणमिति के अनुसार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको ये तो सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये नीचे तो रूट लगा रहेगा ना मेरे भाई, क्योंकि ऊपर वाले का सिर्फ हटा है, नीचे वाले तो जैसे का तैसे है। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और इसका भी हटेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और बाटा पा के जोड़ के नियम के अनुसार इसको हम लोग 2 भाग में ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। फिर से बोल रहे हैं जो लोग कमज़ोर हैं इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, कि मास्टर को समझाने नहीं आ रहा है। इस पर ज़्यादा जोर देने के बजाय जो आसान लग रहा है उसी पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि सभी सवाल आप लोगों के लिए नहीं बना होता, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यदि आपको 80-90 नंबर लाना है तो ये सब आप लोगों को आता होगा। 80-90 नंबर मैथ में कौन लाएगा, जो पढ़ेगा रोज़ डेली वही उसी का ना आएगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि लास्ट 3 महीना ये है और मेरा निकल जाएगा 80 नंबर 90 नंबर मैथ में आ जाएगा, तो क्या ऐसा कभी संभव है, नहीं, कभी संभव नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा ही के रखिएगा। तो 1 बटा साइन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, कॉट थीटा। और ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको यस सर कहीं तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ये बहुत सवाल आसान है, बस आपको इसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कब लगता है, वर्गमूल में से कैसे निकलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बहुत आसान सवाल। अभी जो आपको प्रश्न संख्या मैंने 10 बताया, प्रश्न संख्या 10 में इसको हम लोग भुज बोलते हैं और इस वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसी प्रकार ये भी सवाल में दिया है कि ये 7 का मत 10 में आप ही बताइए कि कौन भुज है और कौन कोटि है। तो सवाल में हमें सिर्फ कोटि बताना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कोटि बोलते हैं। और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं था। अगला सवाल दिया गया है कि यह किस पाद में स्थित है, यह किस पाद में स्थित है, यानी कि किस चतुर्थांश में है। 1,5 किस चतुर्थांश में है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे यह है, पहिलका में क्या होता है, दोनों प्लस होता है। पहिलका चतुर्थांश में पहिलका पाद में दोनों प्लस, दूसरका पाद में एगो माइनस एगो प्लस, तीसरका पाद में दोनों माइनस और चौथा पाद में एगो प्लस एगो माइनस होता है।
तो सवाल यहाँ पर क्या है, 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 5 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस प्लस है। तो प्लस किस में आ जाएगा दोस्तों, पहला वाला में, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पाद में। ये 1,5 स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त सही उत्तर। माइनस प्लस किस में होता है, दूसरका पाद में, माइनस माइनस तीसरका पाद में, और प्लस माइनस चौथा पाद में होता है। ठीक है, इसी पर एक और सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया, इसी पर आधारित एकदम हूबहू। ठीक है, कि इनमें से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो सवाल में पहला ऑप्शन दिया है 4,7, ये तो दोनों क्या है, प्लस में है। क्या दोनों प्लस तीसरका वाला में आता है, तो आपको कहेंगे नहीं सर ये तो पहला वाला में आता है। दूसरा का ऑप्शन दिया है 5,-9, दूसरा का ऑप्शन दिया 5,-9, तो 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और इसके सामने क्या है, माइनस है, और प्लस माइनस किस में आ रहा है, चौथा वाला में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किस में होता है, तो दोनों जब माइनस होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 5,-9, तो माइनस माइनस दोनों में है, तो जब दोनों माइनस होता है तो कौन चतुर्थांश में आ जाएगा दोस्त, तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है भाई साहब, समझा भाई साहब आप चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, देखिए आपको डायरेक्ट ध्यान से देखना है कि यहाँ पर तृतीय पाद जैसे ही पूछा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि तृतीय पाद में क्या होता है। तो तृतीय पाद में दोनों माइनस होता है, और दोनों माइनस कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और बिना देखे मार देना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या और भी सवाल है, तो आपको ये सर एक और सवाल है, इसके बाद सवाल की कम ही हो गया, सवाल अब नहीं है। चलिए यहीं पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक छोटा सा सवाल है, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। सवाल बोला है कि बिंदु 3, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इसके लिए मेरे भाई मेरे दोस्त आपको मध्य बिंदु का परिभाषा आना चाहिए, और मध्य बिंदु का परिभाषा होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो शुरू में दिया है 3, -3, और बाद में दिया है -3,3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x1 का मान दोस्त दिया है 3, x2 का मान दोस्त दिया है -3/2, y1 का मान दिया है -3, y2 का मान दोस्तों दिया है 3, और घेर देंगे। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0/2। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, 3 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 0/2। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा आता है 0, नील बटा सनाता, और ऐसा कहीं ऑप्शन में है तो आप यस सर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ टोटल दोस्त 14 सवाल थे, और इन सभी सवालों को हम लोगों ने ध्यान से देखा। यदि आपको कोई भी सवाल इसमें समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगले क्लास में समझाने का प्रयास करता हूं। और एक छोटा सा सवाल आप तो नहीं दे सकता हूं, अगला क्लास में दूंगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।